तो दोस्तों होम लोन लेते समय ऐसे कौन से 5 काम हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए? खुद बैंक के एम्प्लॉइज़ ने ये चीज़ बताई। तो आज हम उन सारी चीज़ों को आपके साथ साझा करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब भी हम कोई लोन लेते हैं, तो लोन लेते समय हमें एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए कि जो होम लोन का टर्म होता है, यानी कि होम लोन की जो बकाया चुकाने की जो अवधि होती है, वो करीबन 30 साल तक की होती है। यानी कि मैक्सिमम आप 30 साल तक के लिए होम लोन ले सकते हैं। और ऐसे में आपकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ज़्यादातर लोग जो है ये चीज़ नहीं सोचते हैं कि भाई आगे आने वाली एज जो रिटायरमेंट के बाद जो है, अगर हमारे ऊपर कोई लोन या किस्त होती है तो हम उसे कैसे चुकाएँगे। तो आपको सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट एज यानी कि 60 साल तक की अवधि को दिमाग में रखना है। उसके बाद ही आपको लोन लेना है, उसके बाद ही आपको जो आपका लोन का टर्म है उसे डिसाइड करना है। यानी कि वो आपका जो लोन होगा वो 20 साल का होगा, 25 साल का होगा या 30 साल का होगा। सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए। सेकेंडली अगर हम बात करें कि इस अवधि में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब भी आप सिंगल एप्लीकेंट होते हो तो आपके ऊपर जो है लोन का बोझ ज़्यादा पड़ जाता है। साथ के साथ अगर हम बात करें कि जो किस्तें होती है, ईएमआई होती है, उनका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऐसे में अपने साथ अगर कोई को एप्लीकेंट रखते हैं तो आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपके जो लोन अमाउंट है, यानी कि जहाँ पर जो आपके एक सिविल पे अगर 30 लाख का लोन जो है अप्रूव होने वाला था, को एप्लीकेंट के साथ में हो सकता है कि वो को एप्लीकेंट के सिविल के साथ आपका 45 से 50 लाख भी हो जाए। इसके अलावा जो आपकी ईएमआई अमाउंट होता है वो भी आपका थोड़ा-सा कम जाता है। रीज़न क्या है कि भाई उसका जो बोझ होता है अकेले आपके ऊपर नहीं होता, आपके साथ जो आपका को एप्लीकेंट होता है वहाँ पर वो आपका सहारा बनता है। और इस कंडीशन में जो आपका लोन की ईएमआई होती है वो काफ़ी कम जाती है। तो ज़्यादातर लोनों में जो है कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप होम लोन अप्लाई करते हो तो अपना को एप्लीकेंट साथ में रखिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि को एप्लीकेंट में अगर आप किसी फीमेल पर्सन को आप साथ में रखते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि आपका जो लोन के अंदर होता है वो कई बार आपको परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम देने को मिलती है, यानी कि वहाँ पर आपको रिबेट मिलती है। साथ के साथ अगर आप होम लोन फर्स्ट टाइम लेने जा रहे हैं तो आपको पीएम आवास योजना का जो है 2 से लेके 2.5 लाख का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो है फीमेल के नाम पर जो है बैंकों में स्पेशल स्कीम चलती है, जहाँ पर आपको लोन अमाउंट में भी जो है काफ़ी हद तक ब्याज में कमी देखने को मिलती है। साथ के साथ दोस्तों हम यहाँ पर हम बात करते हैं कि आगे डाउन पेमेंट आपको कैसे करनी है। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है, लोग क्या करते हैं डाउन पेमेंट अनाप-शनाप कुछ भी कर देते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि होम लोन में डाउन पेमेंट कैसे करनी होती है, कितनी करनी होती है। तो दोस्तों होम लोन के अंदर डाउन पेमेंट का एक अहम रोल होता है। जब भी आप कोई होम लोन लेते हैं और वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका पहली चीज़ जो लोन अमाउंट होता है वो आपको एक सिक्योर अमाउंट मिलता है। यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता है। साथ के साथ क्या होता है, उसका जो टर्म होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 20 साल, 25 साल या 30 साल के लिए टाइम अवधि जो होती है वो आपकी कम हो जाती है। ऐसे में आपको जो लोन पे ब्याज भी कम देना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये, आपका लोन खत्म होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी आप कहीं किसी बैंक के अंदर डाउन पेमेंट ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक एम्प्लॉइज़ के साथ में जो है लोन परसेंटेज के ऊपर भी जो है नेगोशिएशन कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर भी आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ छूट मिल जाती है, क्योंकि बैंक के पास अच्छा और सिक्योर बिज़नेस जाता है और उन्हें यह भी दिखता है कि भाई डाउन पेमेंट अच्छी आ रही है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्टर होने के चांस कम होते हैं। जब भी आप लोन की डाउन पेमेंट करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम पेमेंट है जो आप कर सकते हैं वही आप कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भाई कई बार ऐसा देखा गया है कि लोन लेते समय ना हमें एक ऑप्शन मिलता है लोन के अंदर कि भाई लोन की जो है एक मुश्त पेमेंट, यानी कि अगर हम बात करें कि लोन की रीपेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। अब ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि लोन की रीपेमेंट के ऑप्शन के अंदर कई बार ब्याज ज़्यादा भी देना पड़ता है। कई बार बैंकों के जो ब्याज होते हैं वो 1 से लेके 5% तक पहुँच जाते हैं, तो कई बार वो 8% तक होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में जब भी आप लोन लेते हैं तो सबसे पहले आपको लोन के अंदर सारी चीज़ों को कन्फर्म करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि भाई लोन की रीपेमेंट जो है उसपे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, और साथ के साथ अगर आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए एक साथ पेमेंट कीजिए, ताकि आपके बार-बार जो है एक्स्ट्रा चार्जेस ना लगे। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है और बैंक के एम्प्लॉइज़ भी ये चीज़ आपको नहीं बताते हैं। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर सबसे पहले लेंडर चुनने से पहले जो है रिसर्च करें। लेंडर क्या होता है, जैसे जिससे आप लोन ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे एनबीएफसीज़ हो। सबसे पहले आपको उनका रिकॉर्ड चेक करना है कि उनके जो लोन देने का तरीका है वो क्या है, उनके जो डिस्बर्सल चार्जेस हैं वो क्या है, उनके जो अप्रूवल के चार्जेस हैं वो क्या है, उनके फाइल चार्ज क्या है, इसके अलावा उनके लोन रीपेमेंट क्या है, उनके बाउंसिंग चार्जेस क्या है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर करनी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि वो ये एक चीज़ देखते हैं कि भाई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम है, लेकिन वो अदर चार्जेस भूल जाते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अदर चार्जेस जो होते हैं वो नील होते हैं, लेकिन जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो पर्सनल लोन से भी ज़्यादा महँगा पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ कि जब भी आप गवर्नमेंट बैंक से लोन लेने जाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्ज कम होते हैं, अदर चार्जेस भी आपको कम पाए जाते हैं।
इसके अलावा सेकंड नंबर पे आती है आपकी प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर थोड़े से लोन के चार्जेस ज़्यादा हो सकते हैं, अदर चार्जेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है एनबीएफसीज। एनबीएफसीज के अंदर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोन के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, इनकी प्रोसेसिंग फीस भी ज़्यादा होती है, साथ के साथ क्या होता है, इनके अदर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले देखना है कि भाई आपकी जो फाइल चार्जेस है वो क्या है, यानी कि लोन अप्रूव होने से पहले जो फाइल्स बनती है उसके चार्जेस क्या है। इसके बाद आपके लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपके बाउंसेस चार्जेस क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई बाउंस चार्ज क्यों पता करना है, हमारा तो अच्छा खासा बिजनेस है, हम टाइमली पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप टाइमली पेमेंट भी कर सकते हो तो इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, कई बार बैंक के सर्वर डाउन की वजह से या फिर टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी जो है आपके बाउंस हो सकते हैं, या फिर मैंडेटरी रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि सिग्नेचर के मिसमैच की वजह से भी आपका जो अमाउंट है या ईएमआई जो है वो टाइमली नहीं कर सकती। तो ऐसे में आपको भारी भरकम बाउंस चार्ज लग जाते हैं, जो कि दोनों तरफ से होते हैं। एक उस बैंक से जहां से आपकी ईएमआई कट रही है और एक उस बैंक से जहां से आपकी ईएमआई ली जा रही है, यानी कि आपके जो अकाउंट है उससे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन चार्जेस के बारे में पता करना है, साथ में आपको जो अपना फोर क्लोजर चार्जेस है इसके बारे में पता करना है। फोर क्लोजर चार्जेस क्या होता है, कई बार ऐसा देखा गया कि भाई धीरे धीरे करके आप पेमेंट कर रहे हो, आपके पास कहीं से अचानक से पैसा आया और आप सोचेंगे कि एक बार में इस लोन को खत्म किया जाए। आपके मन में तो ये बात आ गई कि भाई हम एक बार में लोन में खत्म कर देंगे तो हमारा ब्याज जो है वो कम जाएगा, हमारा ब्याज खत्म हो जाएगा, हमें ज्यादा पैसा नहीं देना होगा बैंक में। लेकिन ऐसे में कई बार बैंकों की कुछ छोटे छोटे जो ब्याज होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या छोटे छोटे जो शुल्क होते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं कि फोर क्लोजर चार्जेस जो है वो इतने ज्यादा होते हैं कि अगर आप उस लोन को ईएमआई के तौर पे आगे भी चलाते हैं ना तो वो आपको सस्ता पड़ता है, लेकिन फोर क्लोजर चार्जेस में आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ जाते हैं। साथ के साथ जब भी आप होम लोन अपना खत्म करते हैं तो दोस्तों होम लोन खत्म होने के बाद बैंक से अपनी एनओसी जरूर लीजिए, क्योंकि आपकी एनओसी जो है वो आगे आपके आने वाले टाइम में काम आने वाली है। क्योंकि ज्यादातर जो बैंकें हैं कई बार एनओसीज नहीं देती या कस्टमर एनओसी लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ये थे सही और सिक्योर लोन पाने के 5 मंत्र। तो आई होप दोस्तों आपको इन मंत्रों से जो है काफी हेल्प मिलने वाली है अपने होम लोन को लेने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है या कोई होम लोन लेने वाला है तो उसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी वही वीडियो हम लाते हैं आपके लिए सबसे पहले। धन्यवाद।